अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल फ्रॉम BSCC सर्विसेज। आज हम लोग पाइथन को डिस्कस करेंगे कि हम लोग पाइथन को यूज़ करके किस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग डिफरेंट वेरिएबल्स को टाइप कास्ट कर सकते हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, फॉर लूप, फंक्शंस को किस तरह से हम लोग पाइथन में डिक्लेयर कर सकते हैं, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी में क्या डिफरेंस है, किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले आपको एक IDE इंस्टॉल करना पड़ेगा पाइथन का। जैसे कि हम लोग जुपिटर नोटबुक को यूज़ करेंगे इस सेशन में, तो जस्ट आप लोग जुपिटर नोटबुक के लिए एनाकोंडा को इंस्टॉल कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जुपिटर नोटबुक उसमें आपको मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया हो तो जस्ट आप यहाँ पर जुपिटर नोटबुक को सर्च करेंगे। ठीक है, आपके सामने ये जुपिटर नोटबुक जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो इसकी आउटपुट है वो आपको आपके ब्राउज़र पर शो हो रही होगी, जैसे इसका होम पेज में आपको यहाँ पर शो हो रही है। अगर तो आप लोगों ने कोई नेक्स्ट न्यू फाइल जो है पाइथन की नोटबुक की वो क्रिएट करनी हो तो जस्ट न्यू पे क्लिक करके आप पाइथन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू नोटबुक जो है वो ओपन हो जाएगी। जैसे कि हमने एक न्यू फाइल जो है इस तरह से हम लोगों ने ओपन कर ली। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग पूछना चाहें कि हम लोग ये वाला जो फाइल है अनटाइटल्ड 5 ये कहाँ पर स्टोर हो रही होगी, तो आप लोग जस्ट अपने C ड्राइव में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर यूज़र्स और वहाँ पर आगे जो डेल का फ़ोल्डर है तो वहाँ पर आपके तमाम जो नोटबुक की फ़ाइल हैं वहाँ पर सेव हो रही होंगी। अगर आपने यहाँ पर कोई भी नया सेल क्रिएट करना हो तो प्लस के ऊपर क्लिक करके आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। अगर किसी सेल में कुछ आपने टाइप किया और उसको एग्जीक्यूट करना हो तो जस्ट आप लोग उसको, जैसे हम लोग यहाँ पे जस्ट हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा लेते हैं, तो हेलो वर्ल्ड अगर आप शिफ्ट इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेल रन हो जाएगा, या यहाँ पर रन पे क्लिक करके भी आप लोग सेल को रन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड जो है आपको वहाँ उसकी प्रिंट जो है आपको शो हो रहा है। अभी बेसिकली मैं पाइथन का 3 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोग पाइथन का 2.7 या कोई और इससे अर्लियर वर्जन यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर प्रिंट के साथ आप लोगों को ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप लोग पाइथन का 3 या इससे अबव वर्जन यूज़ करते हैं तो आपको पाइथन में जब प्रिंट की स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हो तो ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं ये आपको मेंशन करना ज़रूरी है, मस्ट है ये मेंशन करना। अब मैं आपको एक नोटबुक ओपन करके वहाँ पे मैंने कंप्लीट डिटेल लिखी हुई है, मैं वो आपको बता देता हूँ। ये इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग की नोटबुक है। इसमें बेसिकली स्टार्टिंग में मैंने ये बताया है कि कुछ जैसे हमारे पास C या C++ में रिजर्व वर्ड होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग कीवर्ड्स भी कह रहे होते हैं, जिनको आप किसी वेरिएबल की डिक्लेरेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से पाइथन में भी कुछ रिजर्व वर्ड हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको आप लोग यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम, जैसे एंड, एज, एसेट, ये तमाम रिजर्व वर्ड्स हैं जिनको आप लोग वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद असाइनमेंट्स आ जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई वेरिएबल बनाकर उसमें कोई वैल्यू स्टोर करना चाहें तो पाइथन को यूज़ करके आप लोग जस्ट, जैसे मैंने x = 1.0 लिखा है, ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है जिसमें वैल्यू जो है वो 1.0 जो है वो स्टोर हो चुकी है। जैसे सिंपल अगर आप लोग C++ को यूज़ करते हैं या जावा को यूज़ करते हैं, वहाँ पर हमें टाइप मेंशन करने की ज़रूरत होती है कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं आप, फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं या स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, पाइथन में हमें ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। हम जिस तरह का डेटा पास कर रहे होते हैं उसी के लिहाज से अपनी जो डेटा टाइप है वो सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं x = 1.0 करता हूँ तो जो x वेरिएबल है इसकी जो डेटा टाइप है हमारे पास वो फ्लोट वेरिएबल है। सेम इस तरह से मैं माई वेरिएबल = 12.2 करता हूँ तो माई वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो ऑटोमेटिकली फ्लोट सेट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने चेक करनी हो कि किसी वेरिएबल की टाइप क्या है तो प्रिंट में अगर हम लोग टाइप और जिस वेरिएबल की आप लोग टाइप चेक करना चाहें अगर आप लोग वो मेंशन कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा ये जो टाइप है यहाँ पे जैसे आपको शो हो रहा है कि x वेरिएबल की जो टाइप है वो फ्लोट है। सेम इस तरह से अगर मैं x = 1 करता हूँ, ठीक है, तो जो x के वेरिएबल, क्योंकि पहले उसमें फ्लोट हमारे पास डेटा स्टोर था तो उसकी जो टाइप थी वो फ्लोट थी, अब मैं अगर x में इंटीजर टाइप का डेटा दे दूंगा तो हमारे पास x वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। अब x की अगर अगेन हम लोग टाइप चेक करेंगे तो वो इंटीजर टाइप के, जैसा कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है।
इस तरह से जैसे x इक्वल टू 1 करेंगे, प्रिंट टाइप x करेंगे तो इंटीजर शो होगा। अगेन x इक्वल टू 1.0 करूँगा, टाइप चेक करूँगा तो वो हमारे फ्लोट शो हो रही होगी इसकी टाइप। सेम इस तरह से अगर आप लोग बूलियन वेरिएबल को यूज़ करना चाहें, अगर आप किसी वेरिएबल के अंदर ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो टाइप है वो बूलियन सेट हो जाएगी। जैसे अगर मैं b1 इक्वल टू ट्रू पास करता हूँ और उसके बाद अगर मैं इसकी टाइप चेक करता हूँ तो आपको बूल शो करवा रहा है। सेम इस तरह से अगर आप लोग कोई कम्प्लेक्स वेरिएबल्स को यूज़ करना चाहें तो हम लोग वो भी पाइथन में यूज़ कर सकते हैं, जिनमें हमारे पास इमेजिनरी और रियल पार्ट होता है। अब जैसे x इक्वल टू मैं 1.0 माइनस 1.0 और j दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास x इक्वल टू 1.0 माइनस 1.0 j अगर हम लोग वेरिएबल x को पास कर रहे हैं, उसके बाद अगर मैं उसकी टाइप चेक करता हूँ तो ये हमें कम्प्लेक्स शो कर रहा है, ठीक है। क्यों कम्प्लेक्स शो कर रहा है? क्योंकि मैं जो x वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पास कर रहा हूँ उसमें मैं दो चीज़ें उसको पास कर रहा हूँ, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट। तो वो ऑटोमेटिकली जो पाइथन का वेरिएबल है वो अपनी टाइप कम्प्लेक्स वेरिएबल के लिहाज से सेट कर लेता है, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट x करता हूँ तो वो मुझे 1 माइनस 1j जो है वो मुझे आउटपुट में शो करवा रहा है। जब आप कम्प्लेक्स वेरिएबल को यूज़ करते हैं तो आप उसके इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग-अलग भी गेट कर सकते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं कि प्रिंट x डॉट रियल कोमा x डॉट इमेजिनरी, तो ये मुझे रियल पार्ट अलग मुझे पास कर देगा और इमेजिनरी पार्ट मुझे अलग पास कर देगा, राइट। इसी तरह से अगर आप लोग चेक करना चाहें कि फॉर एग्जांपल मेरे वेरिएबल में किसी में अगर 1.0 वैल्यू स्टोर है, जैसे आपको x इक्वल टू 1.0 शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं अगर प्रिंट में ही चेक करना चाहूँ उसकी टाइप, क्या इसकी टाइप फ्लोट है या नहीं, कि अगर तो वो फ्लोट हो तो मुझे ट्रू रिटर्न कर दे और अदरवाइज़ अगर फ्लोट ना हो तो मुझे फॉल्स रिटर्न कर दे। तो आप प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर भी ये चीज़ डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि टाइप x, जो टाइप x है इज़ फ्लोट, क्या वो फ्लोट है? अगर तो वो फ्लोट होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा और अदरवाइज़ हमें वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। सेम इस तरह से अगर मैं प्रिंट टाइप x इज़ इंटीजर चेक करता हूँ, क्योंकि वो हमारे पास फ्लोट है, इंटीजर नहीं है, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। यही काम जो मैं प्रिंट के अंदर कर रहा हूँ टाइप x इज़ वेरिएबल को इज़ कीवर्ड को यूज़ करके कर रहा हूँ। सेम इस तरह से आप लोग इज़ इंस्टेंस को यूज़ करके भी आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। जैसे इज़ इंस्टेंस में मैं x और मैं उसको टाइप दे रहा हूँ कि x जो है आया कि वो फ्लोट है, अगर तो वो फ्लोट होगा तो हमें वो ट्रू रिटर्न कर देगा और अदरवाइज़ वो हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। इस तरह से हम लोग टाइप कास्टिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि x इक्वल टू मैं 2.5 कर रहा हूँ, ठीक है, और अभी आप हमारे पास जो x वेरिएबल है उसकी जो टाइप है वो हमारे पास फ्लोट है। अब अगर मैं x को इंटीजर में टाइप कास्ट करना चाहूँ, उसको चेंज करना चाहूँ, एक्सप्लिसिटली अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे x इक्वल टू इंट x कर रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है, x बेशक जो भी हो तुम उसको एक्सप्लिसिटली मैं मेंशन कर रहा हूँ कि तुम उसकी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर कर दो। तो जैसे ही मैं x में इंट और ब्रैकेट्स में मैं x वेरिएबल दूंगा तो बेशक उसकी जो टाइप है वो फ्लोट है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको टाइप कास्ट करके इंटीजर कर देगा। जब मैं उसको दोबारा चेक कर रहा हूँ उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा के तो आपको ट्रू और उसकी जो टाइप है वो इंटीजर शो हो रही है, राइट। इसी तरह से जो हमारे पास कम्प्लेक्स वेरिएबल है कि अगर मेरे पास वो इंटीजर टाइप का था या फ्लोट टाइप का था और उसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ, टाइप कास्ट करना चाहूँ कम्प्लेक्स वेरिएबल्स में, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। जैसे मैं कम्प्लेक्स और ब्रैकेट्स में मैं एक्स वेरिएबल पास कर रहा हूँ तो जो मेरे पास एक्स वेरिएबल है इसकी जो अब डेटा टाइप है वो बेसिकली कम्प्लेक्स हो जाएगी। अगर मैं कम्प्लेक्स और ब्रैकेट्स में x लिख रहा हूँ तो जिस वेरिएबल को मैं पास कर रहा हूँ, जैसे z को पास कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमारे पास x वेरिएबल में जो कुछ भी होगा उसकी डेटा टाइप हमारे कम्प्लेक्स के लिहाज से सेट हो जाएगी और z को पास हो जाएगी। अब जब मैं z को दोबारा प्रिंट करवा कर चेक करूँगा तो वो हमें 2 + 0j शो कर रहा है, ठीक है। 0j क्यों शो कर रहा है? क्योंकि उसके इमेजिनरी पार्ट में कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही थी और अगर कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ऑटोमेटिकली उसके साथ 0 वो पुट कर देगा, राइट। इसी तरह से अगर हम लोग लेट्स सपोज कम्प्लेक्स वेरिएबल्स को अगर हम लोग उसको कास्ट करना चाहें फ्लोट्स और इंटीजर के अंदर तो वो हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है, डायरेक्टली। अब जैसे अगर हम लोग करें तो बूल और ब्रैकेट्स में z डॉट रियल कर देते हैं, ठीक है, तो हम लोग इस तरह से उसको टाइप कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बूल और z डॉट रियल करता हूँ तो जो हमारे पास y वेरिएबल होगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली हमारा बूल सेट होकर हमें बता रहा होगा कि उसमें जो वैल्यू है वो क्या एग्जिस्ट कर रही है।
राइट। इसी तरह से जैसे मैं बूल और z डॉट इमेजिनरी कर रहा हूँ, सेपरेट अलहदा अलहदा कर रहा हूँ, तो वो हम लोग इस तरह से सेट कर सकते हैं। जैसे वो 0.00 हमें शो कर रहा है, ठीक है, और एट द एंड उसकी जो टाइप है हमें वो बूल शो कर रहा है, राइट। तो कम्प्लेक्स नंबर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, अगर हमने उनको एक्सट्रैक्ट करना है, उनको गेट करना है, तो आप लोग z डॉट रियल या z डॉट इमेजिनरी करके रियल और इमेजिनरी पार्ट को इजीली गेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट जैसे ऑपरेटर्स हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ कर रहे होते हैं, सेम इस तरह से वो डिफरेंट ऑपरेटर्स हम लोग इधर भी यूज़ कर सकते हैं पाइथन में भी। जैसे मैं प्रिंट के अंदर लिख रहा हूँ 1+2, ठीक है, कोमा 1-2, तो डिफरेंट जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, सेम इस तरह से हम लोग यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे प्रिंट के अंदर अगर मैं इस तरह से डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन करना चाहूँ, तो वो मुझे करके एट द एंड उसका आउटपुट जो है वो हमें शो करवा रहा होगा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर डिविजन्स की है। यहाँ पर एक बात आपने जहन में रखनी है कि जो हमारे पास अगर हम लोग डबल स्लैश को यूज़ करते हैं, तो बेसिकली हमारे पास पाइथन 3 में वो फ्लोर डिवीजन के लिए होता है, ठीक है। और अगर मैं पाइथन 2 में डबल स्लैश यूज़ करता हूँ, जो पाइथन 3 से अर्लियर वर्जन्स हैं, अगर उनमें मैं डबल स्लैश को यूज़ कर रहा होता हूँ, तो बेसिकली मेरे पास फ्लोट नंबर की इंटीजर डिवीजन के लिए होता है, राइट। अब जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि प्रिंट 3.0 डिवाइड 2.0, ठीक है, अगर तो मैं सिंगल स्लैश के साथ लिखता हूँ, ठीक है, पाइथन के 3.0 वर्जन या इससे जितने भी आगे लेटेस्ट वर्जन्स हैं, तो वो मुझे इसकी जो एक्चुअल में वैल्यू है, जो फ्लोटिंग वैल्यू रिजल्ट आ रहा होगा, मुझे वो शो करवाएगा। और अगर मैं डबल स्लैश के साथ प्रिंट करवाता हूँ, सेम चीज़ों को डिवाइड करता हूँ 3.0 डबल स्लैश 2.0, तो ये बेसिकली यहाँ पर हमारा हो तो डिवीजन ही रहा होगा, लेकिन जो हमें आउटपुट रिटर्न होगी वो फ्लोर फंक्शन के बाद आपको आउटपुट शो हो रही होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी फ्लोर डिवीजन है। जैसे कि आप देखते हैं कि 1.5 को उसने फ्लोर वैल्यू लगाकर, फ्लोर फंक्शंस लगाकर हमें 1.0 जो है वो आउटपुट रिटर्न की है। इस तरह से पाइथन में अगर आप लोग कोई किसी फंक्शंस की पावर को कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग डबल स्टैरिक का यूज़ करते हैं। जैसे प्रिंट 2 डबल स्टैरिक 2 कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है 2 की पावर 2, ठीक है, जैसे हम लोग वो कैप सिंबल को यूज़ कर रहे होते हैं पावर के लिए। तो अगर पाइथन में आप लोगों ने किसी की पावर को कैलकुलेट करना है, तो जस्ट आप 2 स्टैरिक को पुट कर देंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर पुट किया, तो ईजिली आपको उसकी जो आउटपुट है वो पावर के साथ उसको रिटर्न कर देगा। इस तरह से हम लोग एंड, नॉट और आर डिफरेंट जो बूलियन ऑपरेटर्स हैं, हम लोग उनको भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं प्रिंट के अंदर लिख रहा हूँ ट्रू एंड ट्रू, तो आपको पता है कि जैसे एंड का फंक्शन हमारा बूलियन ऑपरेटर जो है वो काम कर रहा होता है कि अगर तो ट्रू होगा तो ही दोनों बोथ अगर ट्रू होंगे तो हमें वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, जैसे यहाँ पर आपको फॉल्स रिटर्न हो रहा है। सेम इस तरह से अगर मैं नॉट फॉल्स करता हूँ, जो नेगेशन कर रहा होता है, जो चीज़ होगी उसको उसी का उलट कर देगा, जैसे फॉल्स को उसने ट्रू कर दिया। अगेन प्रिंट ट्रू और फॉल्स कर रहा हूँ, तो आर है, तो आर फंक्शन जैसे हमारे पास काम कर रहा होता है, तो अगर एक भी ट्रू होगी तो आपको वो ट्रू रिटर्न करवा रहा होगा, जैसे हमें यहाँ पर वो ट्रू रिटर्न करवा रहा है, राइट। इसके अलावा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल और डिफरेंट जो आइडेंटिकल, डबल इक्वल है, अगर आप लोग उनको भी यूज़ करना चाहें तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पर एग्जांपल्स डिफरेंट जो हैं वो शो हो रही हैं। इसके अलावा अगर आप लोग आइडेंटिकली उनको ऑब्जेक्ट्स को चेक करना चाहें या इक्वलिटी चेक करना चाहें कि हमारे पास जैसे 1 और 2 हमने एक लिस्ट ली है, ठीक है, इक्वल टू 1 और 2 के साथ हम मैच कर रहे हैं, क्या ये दोनों इक्वल हैं? अगर तो इक्वल हैं तो वो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज़ वो हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। सेम इस तरह से अगर हम लोग ऑब्जेक्ट्स को भी चेक करना चाहें, उनके आइडेंटिकल चेक करना चाहें, जैसे L1 और L2 है, हम अगर चेक करना चाहें क्या वो दोनों आइडेंटिकल हैं, क्या वो दोनों सेम हैं, तो L1 इज़ L2 अगर हम लोग चेक करना चाहें, तो अगर इस तरह से प्रिंट करेंगे तो वो हमें ट्रू रिटर्न करवा रहा है, राइट। तो इस तरह से भी हम लोग इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ईजीली हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगर स्ट्रिंग्स को यूज़ करना चाहें पाइथन में, तो जस्ट जैसे s इक्वल टू मैं डबल कोट में हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ, तो अगर मैं s की टाइप चेक करूँगा तो वो मुझे स्ट्रिंग पास कर रहा होगा। जो भी चीज़ मैं डबल कोट में लिख के वेरिएबल को पास करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली जो मेरा वेरिएबल है वो अपनी टाइप उसी के लिहाज से सेट कर देगा, ठीक है।
अगर लेट्स सपोज मैं किसी स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको कैलकुलेट करना चाहूँ कि कितनी लेंथ है, तो इजीली हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे प्रिंट लेंथ, और लेंथ में ब्रैकेट्स में मैं एस वेरिएबल पास कर रहा हूँ, तो जो मैं वेरिएबल पास कर रहा हूँ तो वो उसकी मुझे लेंथ को काउंट करके बता देगा। जैसे एस वेरिएबल है तो इसकी लेंथ जो मुझे वो यहाँ पर काउंट करके बताएगा, जैसे 11 शो कर रहा है, ठीक है। तो वो तमाम वेरिएबल्स को चेक करेगा, उनका काउंट चेक करेगा जितने कैरेक्टर उस स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उनको काउंट करके एट द एंड मुझे वो आउटपुट शो करवा देगा। जैसे हेलो वर्ड था तो 0 से हमारा बेसिकली इंडेक्स शुरू हो रहा होता है, और अगर मैं काउंट चेक करना चाहूँ तो 1 2 3 4 5 6 स्पेस है हमारे पास, 7 8 9 10 एंड 11। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं हमारे इस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करे वो 11 हैं। इसके अलावा हम लोग जो है अगर किसी स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस करना चाहें तो हम लोग वो भी एस डॉट, जो रिप्लेस का कीवर्ड है कि आप स्ट्रिंग का नाम रखें, उस वेरिएबल का नाम डॉट जो रिप्लेस का फंक्शन है उसके साथ आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि s2 इक्वल टू एस डॉट रिप्लेस, तो वो वर्ल्ड को रिप्लेस कर देगा किसके साथ, टेस्ट के साथ। तो वो उस स्ट्रिंग में जाएगा, उसे जाकर देखेगा, अगर तो उस स्ट्रिंग में वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो उसको टेस्ट के साथ रिप्लेस कर देगा। और अगर मैं s2 को यहाँ पर प्रिंट करवा के चेक करूँ तो ये आपको आउटपुट हेलो टेस्ट शो हो रही है, जो कि पहले हम लोगों ने हेलो वर्ड स्टोर की थी। इसी तरह से स्ट्रिंग में हम लोग जो है डिफरेंट कैरेक्टर के जो इंडेक्स हैं हम उसको भी अगर इंडेक्सिंग के थ्रू अगर हम लोग वैल्यू को गेट करना चाहें तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं प्रिंट S0 कर रहा हूँ तो जो 0 इंडेक्स के ऊपर S स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा होगा हमें वो रिटर्न करवा देगा, जैसे हमें H रिटर्न करवा रहा है। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि मैटलैब को जो यूज़र्स हैं अगर वो इंडेक्सिंग को यूज़ करेंगे तो मैटलैब में हमारी इंडेक्सिंग जो है वो 1 से शुरू हो रही होती है, और पाइथन में या C++ में बाकी जो लैंग्वेजेस हैं वहाँ पर इंडेक्सिंग जो है हमारे पास वो 0 से स्टार्ट हो रही होती है, राइट। इस तरह से अगर हम लोग कोई डिफरेंट एक पीस उठाना चाहें तो वो भी हम लोग स्लाइसिंग के थ्रू उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं S और 4 कॉलन और 5 लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि तुम S स्ट्रिंग में जाओ और उसका 4 जो इंडेक्स है वो वाली जो वैल्यू है वो तुम गेट करके लेके आ जाओ। जब तुम लोग स्लाइसिंग को यूज़ करते हो तो जो लास्ट वाला हमारा जो कॉलन के बाद वाला जो इंडेक्स होता है वो काउंट नहीं होता। तो ये 4 कॉलन 5 लिख रहा हूँ, इसका मतलब है 4 इंडेक्स मुझे रिटर्न करवा देगा। अगर आप लोग यहाँ पर देखें हेलो 0 इंडेक्स, E 1 इंडेक्स, L जो है वो हमारे पास 2 इंडेक्स, दोबारा L 3 इंडेक्स, और ये वाला O जो है हमारे पास 4 इंडेक्स। तो 4 इंडेक्स पे O एग्जिस्ट कर रहा है तो इसलिए मुझे आउटपुट O शो करवा रहा है। और अगर जो उसका सबसे लास्ट वाला जो हमारे पास 5 लिखते हैं तो वो उसको काउंट नहीं करता, राइट। जैसा कि यहाँ पर भी आपको शो हो रहा है द करेक्टर एट इंडेक्स स्टॉप, कि जो स्टॉप के इंडेक्स पे आपने करेक्टर लिखा हुआ है तो वो वाला हमारा इंक्लूडेड नहीं होगा। अब जैसे अगर मैं प्रिंट S और मैं कॉलन और उसके बाद जस्ट 5 लिख रहा हूँ तो कॉलन से पहले वाला हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स है, कॉलन के बाद वाला हमारे पास स्टॉपिंग इंडेक्स है, ठीक है, कि जहाँ पर आपने उसको स्टॉप करना है। तो अब मैंने उसको स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया हुआ, जस्ट स्टॉप इंडेक्स दिया। तो अगर आप लोग मेंशन नहीं करेंगे कि कहाँ से शुरू करना है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 इंडेक्स से शुरू कर रहा होगा। तो वो 0 इंडेक्स से लेकर 5 इंडेक्स से पहले पहले जो डाटा होगा हमें वो शो करवा देगा। तो 5 इंडेक्स से पहले पहले हमारे पास हेलो था तो वो हमें शो करवा रहा है। इसी तरह से अगर मैं स्टार्टिंग इंडेक्स दे देता हूँ और लास्ट वाले जो स्टॉपिंग इंडेक्स है वो नहीं देता तो वो 6 इंडेक्स से शुरू करेगा और लास्ट इंडेक्स तक हमें जितनी वैल्यू होगी वो तमाम शो करवा देगा, जैसे WORLD हमें शो करवा रहा है। अगर मैं प्रिंट और जस्ट मैं कॉलन लिखता हूँ स्ट्रिंग को गेट करने के लिए तो वो मुझे कंप्लीट जो उस स्ट्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, जितनी वो स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रही है वो पूरी की पूरी हमें शो करवा देगा, राइट। तो बेसिकली हमारे पास अगर हम लोग स्टेप साइजिंग करना चाहें लिस्ट की, जैसे हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रही थी तो फर्स्ट इंडेक्स जो है वो हमें बता रहा होता है कि कहाँ से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलन के बाद अगर आप लोग लिखते हैं तो मेंशन करते हैं कहाँ पर आपने एंड करना है, ठीक है। और अगर अगेन कॉलन पुट करते हैं तो इसका मतलब जंप कितना लेना है, ठीक है। तो अगर हम लोग जो हमारा सेकेंड कॉलन है तो वो बेसिकली बता रहा होता है हमें कि आपने कितना स्टेप साइज लेना है, ठीक है, राइट। अब जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ S और स्ट्रिंग में डबल कॉलन और 1 लिख रहा हूँ, इसका क्या मतलब है कि आपने
स्टार्टिंग से शुरू करो और एंड कहाँ तक करना है मैंने कोई नहीं डिफाइन किया, तो वो कंप्लीट लिस्ट को एक्सप्लोर करेगा। और उसके बाद मैं वन मेंशन कर रहा हूँ, तो वन का क्या मतलब है कि जो तुमने जंप लेना है वो जस्ट वन इंडेक्स का जंप लेना है, ठीक है। जो हमारे पास पाइथन है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों इंडेक्सिंग को वो सपोर्ट करता है कि स्टार्टिंग वाला इंडेक्स जो है वो 0 इंडेक्स है, उसके अगला इंडेक्स 1, उससे अगला 2, उससे अगला 3, इस तरह से इसको हम लोग फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कहते हैं। इसी तरह से ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग को भी सपोर्ट करता है कि जो सबसे लास्ट वाला मेरे पास इंडेक्स होगा वो -1, उससे आगे जो है वो -2, उससे आगे -3, ठीक है। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को ये हमारे पास पाइथन जो है वो सपोर्ट करता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर प्रिंट किया है, प्रिंट और वहाँ पर कॉलन कॉलन और -1 दे रहा हूँ। इसका क्या मतलब है कि जो तुमने जंप लेना है वो -1 का लेना है। -1 हमारे पास सबसे लास्ट वाला इंडेक्स है, ठीक है। अगर मैं बैकवर्ड जो हमारे पास इंडेक्सिंग है उसकी बात करूं तो वो सबसे लास्ट इंडेक्स से शुरू करेगा, ठीक है, जैसे डी शो हो रहा है, और उसके बाद उससे जो अगला इंडेक्स होगा -2, फिर -3, ठीक है। इस तरह से करते करते हमें वो पूरी लिस्ट जो है वो शो करवा देगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू भी आप लोग लिस्ट शो करवा सकते हैं, जैसे हमने टॉप पर शो किया, और अगर आप लोग बैकवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू शो करवाना चाहें तो आप लोग इस तरह से -1 करके भी शो करवा सकते हैं। अब जैसे मैं S::, और 2 लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो इसका क्या मतलब है, मैं उसे बता रहा हूँ कि तुमने स्टार्ट करना है डिफ़ॉल्ट मतलब 0 इंडेक्स से, एंड तो तुमने करना है डिफ़ॉल्ट जहाँ तक आपकी स्ट्रिंग जो है वो टर्मिनेट नहीं हो जाती, ख़त्म नहीं हो जाती। और साथ में उसको जंप मेंशन कर रहा हूँ कि तुमने कितना जंप लेना है, तो मैं उसको 2 का जंप मेंशन कर रहा हूँ। तो वो H से शुरू करेगा, अगेन E को वो स्किप कर देगा क्योंकि उसने 2 का जंप लेना है, L को शो कर देगा, उससे अगले इंडेक्स को अगेन वो स्किप करके उससे अगला इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो शो कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इंडेक्सिंग स्लाइसिंग को यूज़ करके इजीली किसी भी एक पीस को स्ट्रिंग में से गेट करना चाहें तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। इस पूरे मैकेनिज़्म को जो हम लोग स्लाइसिंग कहते हैं, जो हम लोग इंडेक्सिंग को डिफरेंट इंडेक्स वाली वैल्यू को जो गेट कर रहे हैं इस तरह से, तो इस प्रोसेस को बेसिकली हम लोग स्लाइसिंग कहते हैं, राइट। जैसे स्लाइस होता है कि अगर आप लोग केक खा रहे हैं उसका एक स्लाइस अगर आप लोग कट करके खाना चाहें तो एक स्लाइस जो है आप उठाकर अलहदा कर सकते हैं पूरे केक में से। तो सेम इस तरह से अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रही है, उसका अगर एक चंक या एक पीस आप उठाना चाहते हैं तो स्लाइसिंग को यूज़ करके ईजीली आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर स्ट्रिंग डिफरेंट टाइप के अगर आप लोग शो करवाना चाहें, जैसे स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3, तो आपको वो भी आउटपुट में शो करवा देगा। ये ज़रूरी नहीं है प्रिंट में कि आप लोग एक ही तरह का डेटा स्टोर करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। डिफरेंट टाइप का डेटा भी एट अ टाइम आप प्रिंट करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं स्ट्रिंग 1 1.0 फॉल्स, ठीक है। तो इसमें बूलियन वेरिएबल्स भी आ रहे हैं हमारे पास, स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी आ रही हैं और फ्लोट वैल्यूज़ भी आ रही हैं, कम्प्लेक्स वैल्यूज़ भी आ रहे हैं। तो तमाम को मैं इकट्ठा भी प्रिंट करवा सकता हूँ। जैसे हम लोग C++ में 2 स्ट्रिंग को कंबाइन करना होता था, हम लोग प्लस को यूज़ करते थे। सेम इस तरह से जब मैं प्रिंट के अंदर 2 स्ट्रिंग को आपस में कंबाइन करना चाहता हूँ तो जस्ट मैं प्लस का सिंबल ऐड करूँगा, तो इन तीनों स्ट्रिंग्स को आपस में वो ऐड करके कनकैटिनेट करके आपको यहाँ पर शो करवा देगा। इसी तरह से अगर आप लोग जैसे सी स्टाइलिंग में हम लोग डेसिमल पॉइंट की जो वैल्यू होती थी, जो पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज़ थी हम उसको शो करवाते थे, सेम इस तरह से हम लोग पाइथन में भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से शो करवा सकते हैं। अगर आप लोग फिक्स करना चाहें कि पॉइंट के बाद आपने जस्ट इतने पॉइंट्स जो हैं वैल्यूज़ हैं वो शो करवानी है, तो आप लोग इस तरह से फिक्स भी कर सकते हैं। जैसे मैंने %.2f लिख रहा हूँ तो जस्ट 2 फ्लोटिंग जो वैल्यूज़ हैं हमें जस्ट वो शो करवाएगा, ठीक है। अगर मैं जस्ट %डेसिमल लिखूँगा तो वो पॉइंट से पहले जो हमारे पास वैल्यू है जस्ट वो शो करवा देगा। जैसे 3.14 और वैल्यू 2 में हमें 1 रिटर्न हो रहा है। ये भी हमारे पास डिफरेंट वे है कि अगर आप लोग इस तरह से शो करवाना चाहें तो वो भी आप लोग कर सकते हैं कि जैसे सैम हैज़, अब मैं उसको 1 और $D दे रहा हूँ, रेड बॉल्स एंड 0:D येलो बॉल्स। तो ये जो 1 और 0 की जो वैल्यू है बेसिकली वो हमारे पास यहाँ से आ रही है, ठीक है। डॉट फॉर्मेट जो उसको मैं दूंगा, तो ये जो 12 है बेसिकली वो हमारे पास 0 इंडेक्स है और 31 जो है वो हमारे पास वो 1 इंडेक्स है। अब जैसे सैम हैज़ 1 लिखा हुआ है तो वो हमें यहाँ पर 31 शो करवाएगा, और एंड के बाद 0:D लिखा हुआ है तो वो हमें 12 शो करवाएगा, जैसे यहाँ पर आपको आउटपुट शो हो रही है। सेम इस तरह से हम लोग लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं पाइथन में। जैसे मैं L = लिस्ट ब्रैकेट्स में जो स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन कर रहा हूँ 1 2 3 4, तो ये मेरे पास एक
एल का वेरिएबल बना है जिसकी टाइप क्या है, लिस्ट है। अगर मैं इसकी टाइप चेक करूं तो आपको यहाँ पर लिस्ट शो करवा रहा है, ठीक है। और अगर उस लिस्ट में जो वैल्यू है अगर मैं उसको शो करवाना चाहूँ तो जस्ट प्रिंट एल करूँगा, वो जो वैल्यूज़ होंगी मुझे वो शो करवा देगा। जैसे हम लोग स्ट्रिंग में स्लाइसिंग अप्लाई कर रहे थे, सेम इस तरह से लिस्ट को भी यूज़ करके आप लोग स्लाइसिंग जो है वो इजीली कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि L1:3 और L:2, तो वो जस्ट 1 से 3 तक जो डाटा होगा हमें वो शो करवा देगा। और अगर मैं ::2 कर रहा हूँ तो 2 का जंप लेके जो वैल्यूज़ होंगी हमें वो शो करवा देगा। जैसे फर्स्ट टाइम 1 शो करवाया, फिर 2 को स्किप करके हमें 3 शो करवाया, और उसके बाद 2 का जंप लिया तो आगे कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसलिए हमें यही वैल्यू शो की है उसने। अगेन प्रिंट L0 करूँगा तो हमें 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी लिस्ट के, तो लिस्ट के 0 इंडेक्स पे हमें बेसिकली क्या था 1, 2, 3 एंड 4। 0 इंडेक्स में हमारे पास 1 पड़ा हुआ था तो हमें आउटपुट में 1 शो करवा रहा होगा। जिस तरह से अरे थी हमारे पास कि एक ही तरह के C++ में अगर आप लोग यूज़ कर रहे थे तो एक ही तरह का उसमें डाटा आ सकता था, ठीक है। लिस्ट के लिए ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप लोग डिफरेंट टाइप का भी डेटा स्टोर करना चाहें तो लिस्ट में वो भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर इंटीजर टाइप का डेटा दे रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप का डेटा दे रहे हैं, फ्लोटिंग टाइप का और कम्प्लेक्स टाइप का, तो वो एक ही लिस्ट बनेगी जिसमें डिफरेंट टाइप का डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग नेस्टेड जो लिस्ट है वो बनाना चाहें तो आप लोग वो भी बना सकते हैं। जैसे हम लोगों ने 1, 2, 3, 4 और डिफरेंट नेस्टिंग के अंदर हम लोगों ने उसको एडजस्ट किया। तो इस तरह से नेस्टेड अगर लिस्ट बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। पाइथन 3 में हमारे पास एक फंक्शन होता है रेंज का, ठीक है, जिसके साथ आप लोग जस्ट स्टार्ट देते हैं, स्टॉप बताते हैं और कितना का स्टेप साइज लेना है, तो वो इजीली आपको आइट्रेट करके, जैसे हमारे पास लूप आइट्रेट कर रहा होता है उस तरह से आइट्रेट करके हमें वो तमाम चीज़ें वो शो करवा रहा होता है। पाइथन 3 से जो अर्लियर वर्जन है वहाँ पर ये फंक्शन नहीं है। पाइथन 3 से जो ग्रेटर वर्जन है उन तमाम में ये रेंज का फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है। जब अब जैसे प्रिंट लिस्ट और उसमें रेंज में मैं स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप जो साइज़ है मैंने ऊपर डिफाइन किया, मैं वो उसको मेंशन कर रहा हूँ, तो वो 10 से स्टार्ट करेगा, ठीक है, और स्टॉप कहाँ पर करना है उसने 30 पे, और जंप कितना लेना है 2 का, तो 10, 12, 14, 30 तक जितनी वैल्यूज़ हैं हमें वो तमाम शो करवा देगा। जैसे मैंने आपको पहले बता कर रखा था कि जो लास्ट वाला इंडेक्स होता है हमारे पास वो काउंट नहीं हो रहा होता, तो जो लास्ट में क्योंकि 30 था तो वो 30 जो है हमारा काउंट नहीं हो रहा होगा। 30 से पहले पहले जो वाली वैल्यूज़ होंगी हमारी वो लिस्ट में शो करवा देगा। इसी तरह से लिस्ट रेंज -10 और 10 दे रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली जो उसका जंप डिफ़ॉल्ट जंप है वो 1 का लेके हमें -10, -9, -8 वो तमाम वैल्यूज़ शो करवा देगा अगर मैंने स्टेप साइज डिफाइन नहीं किया। इस तरह से अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रही है, अगर आप उसको एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट करना चाहते हैं किसी और में तो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे मैं लिस्ट और उसमें एस पास कर रहा हूँ तो ये बेसिकली क्या करेगा, एस जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का है, अब हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है लिस्ट में, एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है हमने, तो जो S2 वेरिएबल है हमारे पास इसकी जो टाइप है वो क्या हो जाएगी, लिस्ट हो जाएगी, और तमाम करेक्टर वाइज हमें इस तरह से डेटा शो हो रहा होगा। लिस्ट में बेसिकली क्या था, तमाम जो वेरिएबल्स से तमाम जो करेक्टर्स थे वो इकट्ठे कनकैटिनेट होकर एक स्ट्रिंग बना रहे थे, राइट। जब आप लोग लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो हर करेक्टर जो है वो एक अलग-अलग इंडेक्स पे आपको इस तरह से शो हो रहा होगा। अब अगर मैं लेट्स सपोज इसको सॉर्ट करना चाहूँ तो जस्ट S2 डॉट सॉर्ट करूँगा, वो तमाम एलिमेंट्स को ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर देगा। इसके अलावा लिस्ट में हम लोग अपेंड के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लिस्ट को अपेंड करना चाहूँ, बढ़ाना चाहूँ, तो मैं इजीली बढ़ा सकता हूँ। जैसे मैं L इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख रहा हूँ तो L के नाम की एक लिस्ट बन गई है जिसमें अभी तक कुछ भी डाटा नहीं है, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो गई है। अब अगर मैं इसको अपेंड करना चाहूँ, कुछ डाटा इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो जस्ट मैं L डॉट अपेंड करूँगा तो A ऐड हो जाएगा, L डॉट अपेंड D करूँगा तो 1 इंडेक्स पे D आ जाएगा, L डॉट अपेंड करूँगा तो जो सेकंड इंडेक्स है वहाँ पर भी D आ जाएगा, जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं L1 में जो है अगर मैं उसमें P स्टोर करना चाहूँ तो मैं इजीली L1 लिस्ट का जो 1 इंडेक्स है वहाँ पर जो भी वैल्यू स्टोर हुई होगी वो उसको P के साथ चेंज कर देगा। सेम इस तरह से अगर मैं L2 इक्वल टू P कर रहा हूँ तो वो उसको भी चेंज कर देगा। लिस्ट को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा है। सेम इस तरह से अगर आप लोग स्लाइसिंग के थ्रू उनकी वैल्यूज़ को अपडेट करना चाहें तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग करें एल को हम लोग 1:3 दे रहे हैं, तो 1 से लेकर 3 तक जो इंडेक्सेस होंगे उनमें क्या कर देगा, डी और डी वैल्यू स्टोर करवा देगा। तो क्योंकि जो 3 है वो एक्सक्लूडेड है, वो हमारे लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, तो ये 1 और 2 पार्ट में डी और डी को अपडेट कर देगा, जैसे हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है। अगेन बता रहा हूँ, हमारे लिस्ट का जो लास्ट जो आप लोग इंडेक्स लिख रहे होते हैं, जैसे 3 लिखा है, वो एक्सक्लूडेड नहीं हो, वो इंक्लूडेड नहीं होता, वो एक्सक्लूडेड होता है, हमारे लिस्ट का वो पार्ट नहीं होता। मतलब आपने उससे पहले पहले का जो चंक होता है आपने उसको उठाकर ला रहे होते हैं आप बेसिकली। जैसे हम लोग अपेंड कर सकते हैं, अपेंड तो ये है ना बेसिकली हमारे लिस्ट में ही वो वैल्यूज़ ऐड कर रहा होगा, ठीक है, हमारे लिस्ट के सबसे अपेंड तो बेसिकली ये है कि हमारी लिस्ट में ही वो वैल्यूज़ को ऐड कर रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग इंसर्ट के फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एल डॉट इंसर्ट कर रहा हूँ, अगर मैं स्पेसिफिक इंडेक्स पे इंसर्ट करना चाहूँ तो वो हम लोग इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं 0 और वहाँ पर आई को इंसर्ट कर रहा हूँ, 1 वहाँ पर मैं एन को इंसर्ट कर रहा हूँ, 2 वहाँ पर मैं ए को इंसर्ट कर रहा हूँ, तो ईजीली इस तरह से भी हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज मैं एल डॉट रिमूव करता हूँ तो वो लिस्ट में जाएगा, जहाँ कहीं उसको ए मिलेगा वो उसको फर्स्ट टाइम पे रिमूव करेगा, जैसे कि यहाँ पर वो रिमूव कर रहा है। अब अगर लेट्स सपोज कोई स्पेसिफिक इंडेक्स को अगर आप लोग रिमूव करना चाहें तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं डिलीट कर रहा हूँ L7 के 7 इंडेक्स पे जो वैल्यू है तुम उसको डिलीट कर दो, राइट। तो रिमूव के फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, डिलीट को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास टप्पल आ जाते हैं। जिस तरह से हमारे पास लिस्ट है इस तरह से आप लोग टप्पल भी बना सकते हैं बेसिकली। जैसे मैं अगर पॉइंट इक्वल टू 10,20 दे रहा हूँ तो ये जो पॉइंट है इसकी जो डेटा टाइप है वो टप्पल सेट हो जाएगी, जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है। लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होती हैं कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। जो टप्पल हैं हमारे वो इम्यूटेबल होते हैं, हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब लेट्स सपोज मैं पॉइंट 0 = 10 देता हूँ तो ये मुझे एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि हम टप्पल को अपडेट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब जैसे x, मैं y = पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है, तो जो मेरे पास पॉइंट का वेरिएबल है जो कि एक टप्पल टाइप का था, ठीक है, उसका जो फर्स्ट इंडेक्स है वो a में आ जाएगा, जो सेकंड इंडेक्स है वो y में आ जाएगा। तो जैसे मैं उसको प्रिंट करके शो करवाऊंगा तो x = 10 और 20 आपको शो हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास डिक्शनरीज आ जाती हैं, ठीक है, उनको भी हम लोग यूज़ करते हैं। डिक्शनरी में बेसिकली हमारे पास की पेयर होते हैं और उनकी कोई वैल्यू होती है। जैसे मैं यहाँ पर पैरम्स यूज़ कर रहा हूँ और पैरामीटर 1 दे रहा हूँ, कॉलन 1.0 दे रहा हूँ, तो पैरम्स के नाम की ये एक डिक्शनरी मैंने बनाई है जिसमें पैरामीटर 1 क्या है, मेरे पास की है और उस की के अगेंस्ट में ये 1.0 जो है वो वैल्यू स्टोर है। सेम इस तरह से पैरामीटर 2 के नाम की मैंने एक की बनाई है जिसमें 2.0 वैल्यू स्टोर है। पैरामीटर 3 के नाम की एक की बनाई है जिसमें 3.0 स्टोर है। अब अगर लेट्स में मैं प्रिंट पैरम्स करता हूं तो वो पैरम्स की डिक्शनरी में जो डेटा स्टोर होगा हमें वो सारे का सारा शो करवा देगा, जैसे आपको यहाँ पर शो करवा रहा है, राइट। इसी तरह से अगर लेट्स सपोज आप लोग की के थ्रू उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप लोग वो भी डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर करवा रहे हैं कि पैरामीटर 1 में जो वैल्यू थी अगर मैंने उसको शो करवाना था तो मैं क्या करवा रहा हूँ, पैरम्स जो कि मेरी डिक्शनरी का नाम है और स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं अपने डिक्शनरी का जो मेरे पास की है मैं उसका नाम लिख रहा हूँ। जैसे पैरामीटर 1 था तो मुझे पैरामीटर 1 के अगेंस्ट जो वैल्यू होगी जैसे 1.0 है वो शो करवा देगा। सेम इस तरह से पैरामीटर 3 के अगेंस्ट जो वैल्यू होगी जैसे 3.0 है तो वो शो करवा देगा, ठीक है। अगर आप इन वैल्यूज़ को अपडेट करना चाहें तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं पैरम्स और पैरामीटर 1 की जो वैल्यू है उसको मैं ए में चेंज कर रहा हूँ तो आप लोग देखेंगे जब मैं उसको प्रिंट करवाऊंगा तो वो अपडेटेड वैल्यू ही शो हो रही होगी। इसी तरह से पैरामीटर 4 = d कर रहा हूँ तो अपडेटेड वैल्यू ही शो हो रही होगी। ये एक मैंने नई, आप देख रहे होंगे कि पैरामीटर 4 जो है वो ऑलरेडी मेरी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, मैंने एक नई डिक्शनरी बनाई, नया एक की पेयर जो है वो डिफाइन किया है, जैसे पैरामीटर 4 के नाम का डिफाइन किया है और उसमें मैंने डी स्टोर किया है। अब अगर उसको मैं शो करवाऊंगा तो इजीली मुझे यहाँ पर शो करवा रहा होगा। और अगर मेरे पैरम्स में कोई की एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो वो मुझे एरर देगा। जैसे पैरम्स पैरामीटर 5 था वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो ये मुझे एरर शो करवा देगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर कोई की एग्जिस्ट ना भी कर रही हो तो वो कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू शो करवा दे तो उसके लिए हम लोग डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी को यूज़ करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है। ये मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ वैल्यूज़ के नाम का और रिटर्न वनीला वहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है।
ये एक लैम्डा फंक्शन डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी के नाम का बनाया लैम्डा, और उसमें मैं लाला दे रहा हूँ कि अगर तो लेट्स सपोज आप लोग आइसक्रीम की जो हमारे पास डिक्शनरी है उसको गेट करते हैं और अगर कोई वैल्यू नहीं वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होती तो तुम बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लाला वो रिटर्न कर दो। जैसे अगर लेट्स सपोज अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं, जैसे हमने अब्दुल बटर ये स्टोर करवाया, ठीक है, अब मैं आइसक्रीम सारा करूँगा तो वो जो सारा की अगेंस्ट जो वैल्यू है चंकी मोंकी वो हमें शो करवा देगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं जोए करूँगा तो वो यहाँ पर हमारे पास की पेयर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो मुझे उसके अगेंस्ट लाला रिटर्न कर रहा है, मुझे एरर नहीं शो कर रहा। तो डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी की मदद से हम लोग ये काम जो है वो ईजिली कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास कंट्रोल फ्लो आ जाता है, ठीक है, जिसमें हम लोग डिफरेंट कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग इफ़, एल्स इफ़ और एल्स स्टेटमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। अब अगर लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया स्टेटमेंट 1 के नाम का, इक्वल टू मैं उसमें फॉल्स स्टोर करवा रहा हूँ, स्टेटमेंट 2 में मैं फॉल्स स्टोर करवा रहा हूँ। इफ़ एल्स को अगर हम लोगों ने यूज़ करना है तो जस्ट मैं इफ़ का कीवर्ड यूज़ करता हूँ और आगे मैं स्टेटमेंट 1 दे रहा हूँ, ठीक है, स्टेटमेंट 1 और कॉलन दे रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक कंडीशन है कि अगर स्टेटमेंट 1 ट्रू हो तो देन तुम क्या करो, इफ़ की जो स्टेटमेंट है जो उसके बॉडी है तुम उसको एग्जीक्यूट कर दो। तो इफ़ जब आप लोग पाइथन में इन चीज़ों को यूज़ कर रहे होंगे तो बेसिकली वहाँ पर हमारे इंटेंडेशन को हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। C++ में हम लोग करली ब्रैकेट्स को यूज़ कर रहे होते हैं, जो उस करली ब्रैकेट्स में आता है वो हमारा इफ़ की बॉडी का पार्ट होता है। सेम इस तरह से जो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट अगर आप लोग पाइथन में यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर हम लोग इंटेंट देकर लिखते हैं, ठीक है। तो अगर तो आप लोग टैब देकर लिखेंगे तो जो चीज़ टैब दे के आप लोग इफ़ के बाद लिख रहे होंगे वो इफ़ की बॉडी है, ठीक है। जैसे हम इफ़ स्टेटमेंट 1 लिख रहा हूँ कॉलन और टैब देकर मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू है ये मेरे पास इफ़ का पार्ट है। सेम इस तरह से मैं एल्स इफ़ को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो पाइथन में हम एलिफ को यूज़ करते हैं एल्स इफ के लिए, और वहाँ पर स्टेटमेंट 2 दे रहा हूँ कि अगर तो स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू हो तो देन तुमने स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू को प्रिंट करवा देना है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू है ये हमारे पास एल्स इफ की बॉडी है, राइट। इसके बाद जैसे हमारे पास एल्स है कि अगर ये इफ़ स्टेटमेंट भी ना चले, एल्स इफ़ स्टेटमेंट भी ना चले, तो एल्स में तुम क्या कर दो, प्रिंट करवा दो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 और फॉल्स, तो वो मुझे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 फॉल्स जो है वो प्रिंट करवा देगा। अब क्योंकि स्टेटमेंट 1 में भी फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 में भी फॉल्स है, तो ना हमारे पास पहला इफ़ चलेगा ना सेकंड इफ़ स्टेटमेंट चलेगी, तो डायरेक्ट हमें एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट शो करवा देगा। अगर यही काम मैं C++ को या C को यूज़ करके करना चाहूँ तो हम लोग सिंपल इस तरह से ये स्टेटमेंट लिख के यही काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे मैं स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को इक्वल जो है वो ट्रू असाइन कर रहा हूँ तो दोनों वेरिएबल में हमारे पास ट्रू जो है वो स्टोर हो जाएगा। अब उसके बाद मैं नेस्टेड इफ़ को यूज़ कर रहा हूँ कि इफ़ स्टेटमेंट 1 जो है अगर तो वो ट्रू हो देन मैं टैब दे के एक नई स्टेटमेंट, नई इफ़ की स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब है ये क्या है, ये इफ़ के डिपेंडेंट है, ठीक है। नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ कर रहा हूँ, उसमें क्या कर रहा हूँ, इफ़ स्टेटमेंट 2, ठीक है, अगर स्टेटमेंट 2 भी ट्रू हो देन तुम क्या कर दो, ये स्टेटमेंट 2 की हमारे पास इनर स्टेटमेंट है, जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि प्रिंट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। तो ये जो प्रिंट है बेसिकली ये हमारे पास सेकंड इफ़ की बॉडी है, ठीक है। तो अगर सेकंड इफ़ की जो स्टेटमेंट कंडीशन है अगर तो वो ट्रू होगी देन हमारी ये जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो रही होगी और हमें प्रिंट जो है वो शो करवा देगा। सेम इस तरह से अगर हम लोग स्टेटमेंट 1 में इक्वल टू फॉल्स स्टोर करवाते हैं और इफ़ स्टेटमेंट 1 करवाता हूँ कि अगर तो स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू होगी तो वो हमें ये दोनों चीज़ें जो है प्रिंट के अंदर जो हम लोग लिख रहे हैं कि प्रिंट में प्रिंटेड इफ़ स्टेटमेंट इज़ ट्रू और स्टिल इनसाइड द इफ़ ब्लॉक वो हमें शो करवा देगा, राइट। तो क्योंकि अभी स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है तो इसलिए ये हमें कुछ भी शो नहीं करवाएगा। अब अगर मैं इफ़ स्टेटमेंट 1 करता हूँ, ठीक है, तो प्रिंट जो है प्रिंटेड इफ स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, तो ये हमें आउटपुट नहीं शो करवाएगा क्योंकि स्टेटमेंट 1 में फॉल्स एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो सेकंड प्रिंट है नाउ आउटसाइड द इफ ब्लॉक, तो ये बेसिकली हमारा इफ़ का पार्ट नहीं है, इफ़ की बॉडी के बाद वाला हिस्सा है ये, ठीक है, बाहर वाला हिस्सा है। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो इफ़ की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी और हमें जस्ट ये जो प्रिंट है वो शो करवा देगा। इसके बाद हम लोग लूप्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पाइथन में।
जैसे फॉर एक्स इन हम लोग 1 2 3 दे रहे हैं, तो वो जस्ट एक्स में क्या होगा, पहले वो लूप के जीरो इंडेक्स जो हमारे पास लिस्ट का है 1 उसको शो करवा देगा, फिर आगे सेकंड इंडेक्स को, फिर आगे थर्ड इंडेक्स को। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सिंपल लूप को अगर यूज़ करना चाहें तो वो हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग रेंज के फंक्शन के साथ यूज़ करना चाहें, जैसे फॉर एक्स इन रेंज 4 लिख रहा हूँ, तो बेसिकली क्या करेगा, वो ज़ीरो से शुरू करेगा और 4 तक जितना हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उनको वो शो करवा देगा। जैसे सबसे पहले वो 0 शो करवाएगा, देन 1, देन 2, देन 3 और 4 क्योंकि हमारे पास जीरो इंडेक्स से शुरू कर रहा है तो वो हमारा इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो वो 4 से पहले पहले जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो शो करवा देगा। फॉर एक्स इन रेंज, जैसे -3 से 3 दे रहा हूँ तो वो -3 से शुरू करेगा और 3 तक जितने एलिमेंट्स हैं वो तमाम हमारे 1 बाय 1 एक्स वाला जो वेरिएबल है उसमें वो स्टोर करवाता जाएगा और एट द एंड प्रिंट करवा देगा। जैसे -3, -2, 1 ये तमाम चीज़ें शो करवा रहा है। सेम इस तरह से फॉरवर्ड के अंदर अगर हम लोग यूज़ करना चाहें, जैसे हम लोग साइंटिफिक कंप्यूटिंग और इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कि फॉरवर्ड इन ये मेरे पास एक लिस्ट है साइंटिफिक कंप्यूटिंग विद पाइथन। ठीक है, अगर मैं उसको प्रिंट करवाऊंगा तो वो जितने इस लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स होंगे उन तमाम को यहाँ पर शो करवा देगा, जैसे साइंटिफिक कंप्यूटिंग विद और पाइथन को शो करवा रहा है। राइट, इसी तरह से अगर आप लोग डिक्शनरी को अगर आप लोग रन करना चाहें, आइट्रेट करवाना चाहें, तो वो भी हम लोग फॉर लूप को यूज़ करके करवा सकते हैं। जैसे फॉर की कोमा वैल्यू इन पैरम्स डॉट आइटम्स, तो वो पैरम्स की जो डिक्शनरी थी उसके जितने आइटम्स होंगे उनको वो जीरो इंडेक्स से शुरू करके जितने उसके अंदर एलिमेंट्स एग्जिस्ट करें उन तमाम को वो है वो प्रिंट करवा देगा। जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ प्रिंट की प्लस स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली उसको मैं टाइप कास्ट कर रहा हूँ स्ट्रिंग में, क्योंकि जब मैंने उसको कनकेटिनेट करना है प्लस के साथ तो आपको दोनों की जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग होना ज़रूरी है। वैल्यू क्योंकि वो जो है हमारे पास इंटीजर टाइप का था तो उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग में, तो एट द एंड जो हमारे पास की है और जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर शो हो रही है। इसके बाद हमारे पास इनमोरेट होते हैं। अगर आप लोग इंडेक्सेस को गेट करना चाहें तो आप लोग लूप में इनोमरेट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर आई डी एक्स कोमा एक्स, ये बेसिकली आई डी एक्स भी मेरे पास वेरिएबल का नाम है, एक्स भी हमारे पास वेरिएबल का नाम है। आई डी एक्स में बेसिकली इंडेक्स आ रहा होगा और एक्स में बेसिकली जो वैल्यू है वो आ रही होगी। तो रेंज -3 से 3 तक लेकर वो तमाम एलिमेंट्स को शो करवाएगा और आई डी एक्स में हमें उसका इंडेक्स भी बताता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इंडेक्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से ये हमारे पास अगर लूप का अगर हम लोग देखें कि कन्वीनियंट वर्जन अगर यूज़ करना चाहें तो आप लोग इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या करेगा, 0 से लेकर 5 तक जितने एलिमेंट्स होंगे उनको 1 बाय 1 उठाएगा और उसकी पावर लेके हमें आउटपुट शो करवा देगा। जैसे मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि एक्स में अगर हम लोग डबल स्टैरिक को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो वो हमारा पावर के लिए यूज़ हो रहा होता है। तो 1 2 3 4 5 तक तमाम एलिमेंट्स की पावर को शो करवा देगा। सेम इस तरह से हम लोग वाइल लूप को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा है वाइल आई लेस देन 5। ठीक है, तो अगर तो वो लेस देन 5 होगा तो प्रिंट करवा देगा, अदरवाइज जो है वो आपको उसी तरह से जो अगर ट्रू कंडीशन नहीं होगी तो वो उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, इसमें मेजर जो हमारा गोल होता है वो इंटेंडेशन का होता है। ठीक है, वाइल के बाद जो चीज़ मैं टैब देकर लिखूंगा वो तमाम मेरे पास वाइल की बॉडी का पार्ट होंगे और जो टैब के बगैर होंगे वो मेरे पास वाइल की बॉडी का पार्ट नहीं होंगे। जैसे हम लोगों ने वाइल लूप बनाया है, फॉर लूप यूज़ किया है, इसी तरह से अगर आप लोग फंक्शंस को यूज़ करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। जैसे मैं डेफ, और ये हमारे पास डेफ का कीवर्ड है जो कि डेफिनेशन के लिए है, और आगे फंक 0 जो है ये बेसिकली मेरे पास फंक्शन का नाम है और यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक फंक्शन बन गया फंक 0 के नाम का, जिसको मैं यहाँ पर प्रिंट टेस्ट में टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें मैं एक टेस्ट को जस्ट मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। अब जब मैंने उसको कॉल करना है तो जस्ट मैं फंक्शन का नाम और ब्रैकेट्स लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली जो अबव हमारे फंक्शंस होंगे वो कॉल होकर इस तरह से शो हो रहे होंगे। सेम इस तरह से जैसे हमने ये फंक्शन डिफाइन किया, उसकी हेल्प देखना चाहें कि क्या क्या उसके अंदर सिंबल्स हैं, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। अब जैसे हमने स्केयर को कैलकुलेट करना था तो हमने उसका एक फंक्शन बना लिया और जस्ट जब मैंने उसको एग्जीक्यूट करना है तो प्रिंट स्केयर, उसमें जो भी मैं वैल्यू पास करूँगा वो उसका मुझे स्केयर लेके आउटपुट रिटर्न करवा रहा होगा। सेम इस तरह से आप लोग पावर का भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया।
इसके बाद आप लोग डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट भी दे सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर दिए हैं, जैसे C++ में आप लोग यूज़ कर रहे हैं, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अननेम्ड फंक्शंस आ जाते हैं जिनको हम लोग लैम्डा फंक्शंस कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि F1 लैम्डा x कॉलन, वो बेसिकली ये लैम्डा फंक्शन है जिसको मैं जो भी वैल्यू पास कर रहा हूँ, ठीक है, वो बेसिकली मुझे क्या रिटर्न कर देगा, उसकी जो भी हम लोगों ने वेरिएबल पास करेंगे उसकी पावर लेके आपको रिटर्न कर देगा। ये लैम्डा फंक्शन और जैसे हम लोग फंक्शन 2 डिफाइन कर रहे हैं, दोनों इक्विवेलेंट है। आप लोग उस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं और इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, और एट द एंड आप लोगों को इस तरह से आउटपुट जो है वो शो हो रही होगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।